दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ये है टोटल रिकॉल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 से रिलेटेड। ये जो नोट्स है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग पूरा का पूरा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर में पूरे तरीके से रिवाइज करेंगे। ध्यान रखिए, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इंडिया 115 पहली बार पढ़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने 115 पढ़ा रखा है। हम वर्ड आई व्यू में पूरा का पूरा फटाफट रिवाइज करा देंगे। सो दिस इज समथिंग जो आप डेली बेसिस पे अपने कान में लगा के सुन सकते हैं, एक पॉडकास्ट के जैसे। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन खत्म करने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर किसी को भी एफआर की फास्ट ट्रैक बैच परचेज करना है तो परचेज करने की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन टोटल 5 स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला है कस्टमर को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है क्या। दूसरा है व्हाट इज़ योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आप क्या करेंगे। तीसरा व्हाट इज द ट्रांजैक्शन प्राइस, आपको क्या मिलने वाला है। चौथा एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू दीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और पांचवा पॉइंट सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी कि रेवेन्यू का रिकॉग्निशन। पहले पॉइंट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर तभी माना जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड 5 पॉइंट सेटिस्फाई होंगे। क्या दोनों पार्टीज अप्रूव करती हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए टर्म्स को, दोनों पार्टीज जानती हैं उनके राइट्स क्या है, पेमेंट के टर्म्स आइडेंटिफाइड है, कमर्शियल सब्सटेंस है ट्रांजैक्शन में, और प्रोबेबल है कि उसमें दिया हुआ कंसिडरेशन रिसीव हो जाएगा। इन पांचों में से आपको ध्यान में रखना है प्रोबेबल वाला वर्ड। अगर प्रोबेबल जितना है कंसिडरेशन मिल जाएगा, उतना ही रेवेन्यू के लिए आपको कंसिडर करना है। इससे रिलेटेड क्या क्या इलस्ट्रेशंस आपको पढ़ना है हम वो भी देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस स्टेप के अंदर में आता है वो है कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को आप आगे जाके मॉडिफाई कर रहे हैं, ध्यान रखिए दिस इज नॉट चेंज इन एस्टीमेट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को दोनों पार्टीज मिलकर चेंज कर रही है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो आप इंक्रीज कर रहे हैं, जितने भी लेट से एक्स्ट्रा यूनिट्स खरीद रहे हैं, एक्स्ट्रा सर्विस, वो अगर मार्केट प्राइस पे है, उसके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे है, तो इसे एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर लीजिए। अगर नहीं है तो अब दो चीज़ें देखना है, कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, प्राइस चेंज भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। जो भी हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो यूनिट्स है, अगर वो यूनिट्स अपने आप में डिस्टिंक्ट हैं, यानी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन इट इज डिस्टिंक्ट, तो जितना यूनिट्स डिलीवर हो गए हैं, कंसिडर कि वहां तक के जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया वो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड एट दैट पॉइंट। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का रिमेनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, हो सकता है आपने प्राइस चेंज किया होगा, तो जो रिवाइज ट्रांजैक्शन प्राइस है वो अगर इंक्रीज है तो नया वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ट्रांजैक्शन प्राइस दोनों ऐड कर दीजिए, अक्यूमुलेटेड टोटल डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के एडिशनल यूनिट्स, और नए वाले कॉन्ट्रैक्ट के जो यूनिट्स है दोनों से डिवाइड कर दीजिए, आपको रिवाइज ट्रांजैक्शन प्राइस मिल जाएगा। फ्यूचर का रेवेन्यू रिकॉग्निशन उस प्राइस पे होगा, वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में नहीं बन रहा, तो फिर एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन प्राइस जो मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस पूरे तरीके से ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने उसको रिवाइज किया है प्राइस को तो रिवाइज वाला प्राइस, अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं स्कोप को तो जो इंक्रीज करने वाला एडिशनल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय पूरे यूनिट्स एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के और एडिशनल यूनिट्स नए वाले कॉन्ट्रैक्ट के, इससे एक रिवाइज ट्रांजैक्शन प्राइस निकलेगा। इस रिवाइज ट्रांजैक्शन प्राइस से जो ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हैं उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये वाले मॉडिफिकेशन है। इससे रिलेटेड एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सी इलस्ट्रेशन पढ़ना है, इलस्ट्रेशन 7, 8, 9 जो जिसका पेज नंबर और टीवाई के क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप लोगों को दिया हुआ है। ऐसे हर एक स्टेप के आगे मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको एग्जाम के पहले पढ़ना है। ठीक है, स्टेप 2 की तरफ जाते हैं, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में है ये डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज है। डिस्टिंक्ट कैसे पता चलेगा, डिस्टिंक्ट पता चलेगा एक या तो उसके अंदर हर एक यूनिट जो भी गुड्स है उस कॉन्ट्रैक्ट में या सर्विस है वो इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाइबल है, यूजेबल है। अगर हाँ तो वो एक डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, अगर ना तो दूसरा देखना है क्या वो गुड्स उन गुड्स और सर्विसेज के साथ यूज हो सकते हैं जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। अगर हाँ तो ये अपने आप में एक डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहलाएगा, अदरवाइज ये मिलके एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता है। कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा होता है कि जितने भी गुड्स दिए हैं भले ही वो इंडिपेंडेंटली यूजेबल है बट दे हैव टू बी यूज टुगेदर, तो ऐसे में उन सारे गुड्स सारे सर्विसेज को मिला के एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए हैं जो एक बार आप लोगों को पढ़ना ज़रूर है। अगर कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो आके एडिशनल गुड्स खरीद सकता है और उससे रिलेटेड उसने कुछ एडिशनल पेमेंट या कुछ दिया हुआ है, तो ऐसे में जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, मतलब जो पैसा हमको मिला है, वो पैसों को आज हम जो गुड्स दे रहे हैं और ऐसा कोई एडिशनल ऑप्शन तो हम कस्टमर को दे रहे हैं फ्यूचर में खरीदने का, उन दोनों में उनके फेयर वैल्यू के बेसिस पे एलोकेट कर देंगे इस ट्रांजैक्शन प्राइस को, यानी एक तरह से डिस्काउंट का रिडक्शन हो रहा है। हाउएवर इफ फेयर वैल्यू नहीं डिटरमाइन की जा सकती, तो ऐसे में हम ओवरऑल पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको कितना पैसा मिलेगा, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स हम दे रहे हैं या कितने आवर्स ऑफ सर्विस दे रहे हैं,
या कितने ईयर्स ऑफ सर्विस दे रहे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू रिकॉग्निशन हर एक साल के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट का। आप एजेंट हैं या प्रिंसिपल, डिपेंड करता है इन तीन में से। अगर इन्वेंट्री रिस्क आपके ऊपर है तो आप प्रिंसिपल है, या प्राइस रिस्क आपके ऊपर है, प्राइस कितना लेना है वो आप डिसाइड कर रहे हैं तो प्रिंसिपल आप हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से कंप्लीट हो आपके ऊपर है तो आप प्रिंसिपल है। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो ओवरऑल जितना भी पैसा कस्टमर से मिल रहा है ये पूरी आपकी रेवेन्यू। अगर आप एजेंट हैं यानी तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर ऐसे में आपको जो पैसा मिला उसमें से आपका शेयर क्या है, कमीशन से, वो आपकी इनकम कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगी, बाकी पूरा का पूरा पैसा तो प्रिंसिपल को जा रहा है। ठीक है, हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकालते हैं? ट्रांजैक्शन प्राइस को हमने 5 टुकड़ों में बांटा है, इंस्टीट्यूट केस में 4 में दिया है। पहला है फिक्स कंसिडरेशन, मिनिमम जो पैसा कुछ भी हो हमको मिलेगा ही मिलेगा, इज कंसिडर्ड टू बी अ फिक्स कंसिडरेशन। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह का इंसेंटिव दिया हुआ है, पेनल्टी दिया हुआ है, मैक्सिमम इंसेंटिव मैक्सिमम पेनल्टी माइनस कर दीजिए, तो मिनिमम अमाउंट जो हमको मिलने वाला है वो फिक्स कंसिडरेशन। इसके बाद देखते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन, ये इंसेंटिव्स, डिस्काउंट्स, बोनस जो भी है ये सब कुछ क्या है, वेरिएबल कंसिडरेशन। इनमें रेवेन्यू में कंसिडर करना है क्या, इसके लिए हम 3 पॉइंट देखते हैं। पहला एक मोस्ट लाइकली मेथड होता है, अगर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ है, सिर्फ 2 पॉसिबल इवेंट्स है और उसमें से होने का यानी कि ये पैसा मिल जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है, तो फिर हम उसको रेवेन्यू का पार्ट कंसिडर करेंगे। दूसरा है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में जितने पॉसिबल ऑप्शंस है हर एक में कितना कितना पैसा मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय हर एक की प्रोबेबिलिटी, कितना पैसा आ रहा है उतना हम वेरिएबल कंसिडरेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। याद रखिए एमएलएम में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड्स दिए हैं कि इट इज हाईली प्रोबेबल दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल अकर, तो फिर वेरिएबल कंसिडरेशन को रेवेन्यू में तब तक नहीं कंसिडर करना है जब तक कि वो विल अकर विल नॉट अकर नहीं हो जाता, यानी कि रिवर्सल अगर हो सकता है तो रेवेन्यू के लिए कंसिडर नहीं करना है। अगला कॉन्सेप्ट इसके अंदर में दिया गया है आप लोगों को वारंटी से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन में आप कोई एक्स्ट्रा वारंटी किसी तरह की कस्टमर को दे रहे हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आपको देखना है किस तरह की वारंटी है, सर्विस टाइप या एश्योरेंस टाइप। सर्विस टाइप यानी कि हम सेपरेटली कस्टमर को वारंटी भी सेल कर रहे हैं, तो अगर हम सेल करते हैं कस्टमर को सेपरेटली वारंटी तो इसे एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। पीओ मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इनिशियल रिकॉग्निशन जो हमने गुड्स दे दिया सिर्फ उससे रिलेटेड रेवेन्यू का होगा, जो वारंटी रिलेटेड है उससे रिलेटेड रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दिख जाएगी। फ्यूचर में जब ये वारंटी एक्सपायर होगी या ओवर द पीरियड हम रेवेन्यू का रिकॉग्निशन करेंगे वारंटी का। आज उस वारंटी से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं बनेगा। हाउएवर इफ इट इज नॉट सोल्ड सेपरेटली यानी कि एश्योरेंस टाइप वारंटी है, तो ऐसे में हम लोग रेवेन्यू तो वैसे पूरा रिकॉग्नाइज करेंगे, ये 115 से गवर्न नहीं होता है, इंडिया 37 से गवर्न होता है, यानी वारंटी से रिलेटेड हमको प्रोविजंस बनाने हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट वारंटी का। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों के इसमें आता है वो आता है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अगर आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो और जो आपको पैसा मिलने वाला है इन दोनों के बीच मोर देन 12 मंथ्स का गैप है, तो हम मानते हैं कि इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूडेड होगा। लेस देन 12 मंथ्स है तो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है, वी डोंट हैव टू कंसिडर द इंटरेस्ट। अगर प्रोडक्ट को आप डिलीवर आज कर रहे हैं और पैसे 12 महीने के बाद मिलेंगे, मोर देन 12 मंथ्स में मिलेंगे, तो जो पैसे मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट से। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, उतने की रेवेन्यू आज रिकॉग्नाइज करेंगे। जो पैसा मिलने वाला है और आज जो आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की इसके डिफरेंस को हम बोलेंगे इंटरेस्ट इनकम। अगर पैसा आज मिल गया है, सेकंड वाला केस, वहाँ वाला केस, और 12 महीने के बाद हम लोग गुड्स डिलीवर करेंगे, तो ऐसे में आज जो पैसा मिला है वो कस्टमर लायबिलिटी, इसके ऊपर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट से हम लोग हर बार इंटरेस्ट दिखाते रहेंगे। मैंने आईबीआर लिखा है, यहाँ आईबीआर लिखना रह गया, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट से आएगा। आपको 2 रेट दिए जा सकते हैं, इम्प्लिसिट रेट, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेना है। वापस वहाँ पे जा रहा हूँ, आपने कस्टमर लायबिलिटी दे दी, हर साल इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट से इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाने के बाद में फाइनली जब हम गुड्स डिलीवर करेंगे उस दिन ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो स्टार्टिंग में लायबिलिटी दिखाया था वो पूरा मिला के जितना भी कस्टमर लायबिलिटी में पड़ा है वो पूरा का पूरा अमाउंट रेवेन्यू में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला कॉन्सेप्ट जो हमारे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, ओके, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये वाले में अगर हम जो पेमेंट है वो एडवांस में सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है, तो ऐसे में हम लोग कोई फाइनेंस कंपोनेंट उसके अंदर नहीं कंसिडर करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट नंबर वैसे 3 है पर हम 4 ले रहे हैं, बार्टर ट्रांजैक्शंस। अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लोग जैसे 2 न्यूज़ चैनल्स वाले एक बार्टर ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं तो उसके अंदर में जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है यानी अदर दैन सेम और लाइन ऑफ बिजनेस वाले लोग अगर बार्टर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मैं अगर आपके साथ बार्टर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो आपसे मुझे क्या गुड्स मिलेंगे या सर्विस, उसकी फेयर वैल्यू क्या है, आपसे मुझे क्या मिलने वाला है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, वो मेरा रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। आखिरी पार्ट बनता है कंसिडरेशन जो हम कस्टमर को पे कर रहे हैं, यानी कस्टमर हमारे पास आता है वो हमें पैसे दे रहा है और हम भी कस्टमर को कुछ पैसे दे रहे हैं। अगर हम कस्टमर को कुछ पैसे दे रहे हैं जिसके बदले में कस्टमर हमें कोई सर्विस नहीं दे रहा, तो रेवेन्यू में से उतना अमाउंट माइनस कर दीजिए। अगर हम कस्टमर को पैसे दे रहे हैं जिसके बदले कस्टमर हमें कोई और सर्विस दे रहा है, तो ऐसे में रेवेन्यू हम पूरी रिकॉग्नाइज करेंगे। कस्टमर हमें जो सर्विस दे रहा है वो एक सेपरेट एक्सपेंस है या फिर वो कोई एसेट होगा।
हो सकता है कि हमारा कस्टमर हमें कोई गुड्स दे रहा है जो हमें उसको रिटर्न करना है, मतलब उसने कोई रॉ मटेरियल दिया जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। अगर वो रॉ मटेरियल हम दूसरे कस्टमर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो रॉ मटेरियल और जो पैसा हमें कस्टमर देना है, ये दोनों मिल के रेवेन्यू का पार्ट बनेंगे। अगर ये रॉ मटेरियल उसने एक्सक्लूसिवली उसके ही काम के लिए दिया, मतलब हमें उसको ही लौटाना है ये वापस, तो ऐसे में वो रॉ मटेरियल हमारे रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनेगा, सिर्फ जो कैश हमें कस्टमर से मिलने वाली है वो हमारे रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। स्टेप 4, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितने भी फेयर वैल्यू दिए हुए हैं हर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, हर एक को ट्रांजैक्शन प्राइस उनकी फेयर वैल्यू के रेशियो में एलोकेट कर दिया जाएगा। डिस्काउंट एलोकेशन कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है रेसिडियल वैल्यू। हो सकता है आपको 4 प्रोडक्ट दिए हुए हैं जिनका टोटल वैल्यू 1 लाख है, पर हम कस्टमर को ऐसे 1,20,000 ले रहे हैं 5 प्रोडक्ट्स के, तो पांचवें प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हुई? 4 प्रोडक्ट के 1 लाख, 5 प्रोडक्ट के 1,20,000, तो पांचवें की 20,000 हो सकती है। ये हुआ रेसिडियल वैल्यू कॉन्सेप्ट। ये तभी यूज होगा जब ये जो 20,000 है जो हम लोग अमाउंट निकाले, ये रेंज ऑफ प्राइजेस फॉर विद दैट प्रोडक्ट इज सोल्ड, यानी वो प्रोडक्ट सिर्फ एक प्राइस के लिए बिकता नहीं, वो रेंज ऑफ प्राइजेस के लिए बिकता है, तो उस रेंजेस में लाई करता है। जैसे 15 से 30,000 मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें, तो हम रेसिडियल वैल्यू अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। अगर वो उस रेंज में नहीं लाई करता, लेट से रेंज 30,000 से 40,000 है और रेसिडियल वैल्यू 20,000 आई थी, तो हम उसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। अगला कॉन्सेप्ट आता है फिक्स कॉस्ट का एलोकेशन, फिक्स कंसिडरेशन का एलोकेशन, वेरिएबल कंसिडरेशन का एलोकेशन। देखिए ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होते हैं, एक को फिक्स कंसिडरेशन एलोकेटेड होता है, एक को वेरिएबल। अगर ये जो फिक्स है ये उसका फेयर वैल्यू पे ही है, यानी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, और वेरिएबल भी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे है, तो कोई नहीं, जैसा कॉन्ट्रैक्ट है वैसा मान लीजिए। हावेवर अगर क्वेश्चन बता रहा है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट के पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को फिक्स कंसिडरेशन एलोकेटेड है, पर वो उसके फेयर वैल्यू पे नहीं है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे नहीं है, दूसरे को वेरिएबल एलोकेटेड है और वो उसके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे नहीं है, तो ऐसे हम मानेंगे जो फिक्स कंसिडरेशन मिल रहा है वो दोनों पीओ का है, वेरिएबल भी दोनों पीओ का है। तो एलोकेट कैसे होगा? ये फिक्स कंसिडरेशन भी दोनों के फेयर वैल्यू पे एलोकेट होगा, यानी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे, और वेरिएबल कंसिडरेशन भी दोनों के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे एलोकेट होगा। कौन सा इलस्ट्रेशन देखना है वो लिखा हुआ है। अगला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये बाद में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले वी आर मूविंग डाउन टू स्टेप नंबर 5, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। तो रिकॉग्निशन का ऑफ रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाइड कब मानते हैं, तो ये होता है 2 तरह के केसेस, एक होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम रेवेन्यू का रिकॉग्निशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम करेंगे जब हम ठीक है, पहले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेंगे जब इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। एक, हम कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, उसे साइमल्टेनियसली कंज्यूम कर रहा है। 2, हम जो सर्विस दे रहे हैं या हम जो गुड्स दे रहे हैं उससे कस्टमर का एग्जिस्टिंग एसेट एनहांस हो रहा है, यानी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कोई एसेट है जो एनहांस हो रहा है। 3, हम जो दे रहे हैं वो स्पेशलाइज गुड्स है, मतलब अगर कस्टमर हमसे ये गुड्स नहीं लिया हाफ प्रिपेयर्ड के बाद, तो हम ये किसी और को नहीं दे सकते। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रेवेन्यू का रिकॉग्निशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा, जिसे हम बोलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी किसी की भी केस में नहीं आ रहा, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यानी जब गुड्स पूरे तरीके से डिलीवर होगा या सर्विस पूरी तरीके से रेंडर होगी, उस पॉइंट पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकॉग्निशन के 2 तरीके होते हैं, आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड। इनपुट मेथड मतलब अब तक कितना खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, इतना परसेंटेज रेवेन्यू हर क्वार्टर में, हर रिपोर्टिंग डेट पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। आउटपुट मेथड मतलब रेवेन्यू का, यानी वैल्यू ट्रांसफर टू कस्टमर, कितना परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने फुलफिल कर लिया, विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट, जो एक परसेंटेज एक जनरल बेसिस पे, हाँ 30% कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 40% कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उस बेसिस पे होता है। चलिए, कुछ और कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं चैप्टर में, जैसे कि रीपर्चेस एग्रीमेंट है। रीपर्चेस एग्रीमेंट में वैसे कुछ और कॉन्सेप्ट्स है, मैं चाहता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इतना ही याद रखें। मैं ये नहीं बोल रहा कि पुट के लिए करेक्ट लिखा हुआ है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सफिशिएंट। अगर हम गुड्स जो हमने कस्टमर को बेचे हम वापस खरीदने का एग्रीमेंट करके बैठे हैं, विच इज आइदर फॉरवर्ड, कॉल और पुट, तो अगर हम जो खरीदने का प्राइस है वो हमने उसको जो बेचा था उस प्राइस से ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली वी एंड अप पेइंग हायर अमाउंट। 1 लाख में हमने बेचा, 1,10,000 में हम वापस बाय कर रहे हैं, तो ऐसे में हम मानेंगे कि हमने एक्चुअली लोन, रेवेन्यू नहीं है, हम मानेंगे हमने लोन लिया है कस्टमर से, सेल नहीं मानेंगे, हम मानेंगे हमने कस्टमर से लोन लिया है, 1 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसके बदले 1,10,000 दे रहे हैं, यानी 10,000 रुपये उसके अंदर में इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अगर रीपर्चेज प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से कम है, मैंने 1 लाख में गुड्स बेचे और मैं वापस खरीदूंगा 90,000 में, तो ये सेल नहीं है, सेल रिकॉग्नाइज नहीं होगा। हम मानेंगे हमने उसको गुड्स लीज पे दिए हैं, 1 लाख और 90,000 का जो डिफरेंस है वो लीज इनकम है, लीज इनकम। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, जो रीपर्चेज से रिलेटेड आपको याद रखना है। अगला कॉन्सेप्ट होता है बिल एंड होल्ड। कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया, हमने गुड्स प्रिपेयर कर दिए, उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, पर वो डिलीवरी अभी नहीं लेके जा रहा है, लेट लेके जा रहा है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन हम आज कर लेंगे जिस दिन कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को। अगला कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं तो 2 तरह के होता है, राइट टू एक्सेस और राइट टू यूज़। अगर राइट टू यूज़ एज इट इज़ है, मतलब जैसे कोई फिल्म बनाई, फिल्म बना के दे दिया, तो भाई वो तो वैसी ही फिल्म सामने वाला दिखाएगा ना,
तो ऐसे में रेवेन्यू रिकॉग्निशन इमीडिएट हो जाता है जिस दिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सामने वाले को दे दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल राधे मूवी के राइट्स सलमान खान ने जी स्टूडियोज़ को दे दिए। राइट टू एक्सेस होता है कि हम आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको जैसे जैसे चेंज करेंगे हम वैसा वैसा भी यूज़ करते रहेंगे। इसमें मैकडोनल्ड्स भी आ गया, डोमिनोज भी आ गया, कोई भी आ गया। ऐसे में रेवेन्यू रिकॉग्निशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगला कॉन्सेप्ट आता है हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का। पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कवर कर रहे हैं, फिर सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट। कभी कभी कुछ जैसे रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज हो रही है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने खर्चा तो कर दिया पर उससे रिलेटेड रेवेन्यू शायद मैं अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो वो खर्चा मैं एक्सपेंस ऑफ तो नहीं करूँगा ना। तो स्टैंडर्ड बोलता है अगर ये खर्चे को आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते किसी और स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे अगर ये इन्वेंट्री होता तो इंडिया 2 में कैपिटलाइज हो जाता, पीपी होता तो इंडिया 16 या 38 में कैपिटलाइज हो जाता, इंटेंजिबल एसेट होता। तो अगर मैं किसी और स्टैंडर्ड के हिसाब से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा हूँ और उससे रिलेटेड रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज नहीं की है, तो इस खर्चे को कैपिटलाइज कर दो एज पर इंडिया 115 विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कंपाइलर में दिया हुआ है, कंपाइलर का आई बिलीव लास्ट क्वेश्चन है इंडिया 115 का, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक और एक पेज नंबर आपको देके रखा है, ये आप लोगों को पढ़ना है। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, जहाँ पे हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है, जहाँ पे एक ऑपरेटर यानी कि गवर्नमेंट आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देती है कि लेट से रोड बनाने का, ही हम एग्जांपल लेंगे, आपको रोड बनाना है, जिसके बदले में गवर्नमेंट आपको या तो फिक्स कंसिडरेशन दे देगी रोड बनाने का, या आपको बोलेगी आप टोल चार्जेस करेक्ट कर लो, जिसे हम बोलेंगे वेरिएबल कंसिडरेशन। अगर फिक्स कंसिडरेशन है तो जिस दिन रोड का काम कंप्लीट हो गया उसका फेयर वैल्यू कितना मिलना चाहिए उतना रेवेन्यू हम आज रिकॉग्नाइज कर लेंगे। गवर्नमेंट क्या पैसे दे रही है और हम जो फेयर वैल्यू बोल रहे हैं इसमें फ़र्क होगा। गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो ज़्यादा दे रही होगी, तो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट जो दे रही होगी उसके दो रीज़न होंगे। एक फाइनेंशियल इनकम होगी उसमें कि गवर्नमेंट आपको फाइनेंस का पैसा दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट लेट पैसा देती है, और दूसरा जो उसके अंदर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा देती है वो मेंटेनेंस का देती है। तो मेंटेनेंस जब जब करेंगे तब रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना है, और फाइनेंस इनकम का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वेरिएबल कंसिडरेशन कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आप टोल चार्जेस कलेक्ट करेंगे, तो जिस दिन रोड का काम कंप्लीट हो गया उस दिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, पर एंट्री होगी इनटैंजिबल एसेट डेबिट टू रेवेन्यू। इनटैंजिबल एसेट डेबिट टू रेवेन्यू क्यों, ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमारे कंपाइलर में, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो इनटैंजिबल एसेट टू रेवेन्यू, अब जब जब टोल चार्जेस कलेक्ट होंगे तब तब वो रेवेन्यू में जाएंगे, और ये इनटैंजिबल एसेट ओवर द पीरियड जितने समय के लिए आपको ये एग्रीमेंट मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उतने समय के लिए उसका इनटैंजिबल एसेट का एक्सपेंस हम लोग ओवर द पीरियड बुक करते रहेंगे। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट पे आईसीआई की तरफ से एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, दिस वाज द कंप्लीट रिवीजन रिलेटेड टू इंड AS 115। उम्मीद करता हूँ कि ये रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत काम का होगा, डेली बेसिस पे सुनते रहेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।